गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर बात की जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो ये एक्ट काफ़ी पुराना एक्ट है। इट केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1, 1872। ये जो एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 को फोर्स में आया था, लागू कर दिया गया था। और तब से लेकर 1872 से लेकर आज 2020 चला हुआ है, ख़त्म होने वाला है, आज तक इसी एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो किया जाता है। मेरे दोस्तों, ये ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक वी स्टिल फॉलो दिस एक्ट। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये काफ़ी बड़ा एक्ट था, ये काफ़ी वाइड था। इसमें काफ़ी सेक्शन इंक्लूडेड थे। जब ये बना था तो इसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 266 इंक्लूडेड थे। लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ, समय जैसे समय बदलता गया, जैसे टाइम बदलता गया, आपको पता है लॉ डायनामिक होता है, लॉ में चेंज करना जरूरी होता है। सोसाइटी में जैसे जैसे चेंज हो वैसे वैसे लॉ में भी चेंज करना जरूरी होता है। तो क्या हुआ, जब ये बना था तब तो इसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 266 थे, अर्थात 1 to 266। लेकिन बीच में अमेंडमेंट की गई तो काफ़ी सारे सेक्शन इससे निकाल लिए गए, रिपील कर लिए गए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से काफ़ी सेक्शन निकाल कर ख़त्म कर दिए गए और उन सेक्शन को निकाल कर नए एक्ट बना दिए गए। तो अब अगर प्रेजेंट की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम हो गया है। मैं बताता हूं आपको, जब ये बना था तो उस टाइम पे क्या क्या सेक्शन किन किन चीज़ों से डील करते थे। अगर बात की जाए सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक, अगर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 की बात की जाए तो ये जो थे वो जनरल प्रिंसिपल से डील करते थे कॉन्ट्रैक्ट के। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 1 से सेक्शन 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करते थे, आज भी करते हैं। आपको मैं बताता हूँ अभी आगे आगे कि जनरल प्रिंसिपल्स है क्या, जनरल प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है। अगर बात की जाए सेक्शन 76 से 123 तक, अगर सेक्शन 76 से 123 तक बात की जाए तो यह सेल ऑफ गुड्स से डील करते थे, सेल ऑफ गुड्स से डील करते थे। अगर बात की जाए सेक्शन 124 टू 238, तो ये जो सेक्शन है वो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करते थे और आज भी करते हैं। दिस सेक्शन डील्स विद स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Section 1 to 75 deals with general principles of law of contract. Section 76 to 123 deal with sale of goods, and Section 124 to 238 deals with special kind of contract. अब बचे कितने सेक्शन, 239 से लेकर 266 तक। सेक्शन 239 to 266 deals with पार्टनरशिप। ये जो सेक्शन थे वो पार्टनरशिप से डील करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके कि ये क्या क्या है। डील्स विद पार्टनरशिप, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ ऑफ पार्टनरशिप।
सेक्शन 293 टू 266 डील्स विद लॉ ऑफ पार्टनरशिप। मेरे दोस्तों, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, इनैक्ट हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया कि ये लॉ काफ़ी वाइड था। दिस वाज वेरी वास्ट लॉ, वेरी वाइड लॉ। दिस इंक्लूड सेक्शन 1 to 266, दैट इज सेक्शन 1 to 75 इंक्लूड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 76 to 123 included sale of goods, a provision related to sale of goods. Section 124 to 238 included some special kinds of contract, and 239 to 266 include partnership या provision related to partnership। लेकिन हुआ क्या, टाइम बदलता गया, समय बदलता गया, और 1930 में 1930 में क्या हुआ कि ये जो प्रोविज़न थे, 1930 की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक, जो कि प्रोविज़न सेल ऑफ गुड्स से डील करते थे। सेल ऑफ गुड्स का मतलब होता है मेरे दोस्तों, जैसे आप कहीं शॉप पे जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हो, आप वहाँ से कोई टीवी खरीदते हो, या फिर आप कहीं बाइक के शोरूम में जाते हो, वहाँ से बाइक परचेज़ करते हो, आप गुड्स परचेज़ कर रहे हो। कौन सी गुड्स? मूवेबल गुड्स आप जब परचेज़ करते हो, तो अगर उससे जब आप परचेज़ करते हो, मान लो, अब एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, मान लो मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाता हूँ और वहाँ से अपने लिए एलईडी टेलीविज़न परचेज़ करता हूँ, और जो शॉपकीपर है, शॉप का मालिक है, वो मुझे 1 साल की वारंटी देता है उस एलईडी टीवी के लिए। मेरा बिल बन जाता है, 1 साल की वारंटी मुझे मिल जाती है। होता क्या है कि मैं टीवी को यूज़ कर रहा हूँ, टेलीविज़न को यूज़ कर रहा हूँ, पर 9 महीने के बाद वो टीवी जो है, एलईडी टीवी ख़राब हो जाता है, चल नहीं पाता, तो मैं वापस उसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि आपका दिया हुआ टीवी तो ख़राब हो गया, ये चल नहीं रहा, और मेरे पास 1 साल की वारंटी है, आप इसको रिपेयर करो। मैं वारंटी की बात कर रहा हूँ, गारंटी की बात नहीं कर रहा। अगर मुझे गारंटी मिलती 1 साल की, तो मैं उसको रिप्लेस कर देता, पुराना टीवी देता और नया ले लेता। पर अगर वारंटी मिली है तो वो शॉपकीपर मुझे रिपेयर करके देगा। मैं शॉपकीपर के पास गया कि इसको रिपेयर करके दो, ये चल नहीं रहा, और शॉपकीपर ने मना कर दिया ठीक करने से। वो मना कर देता है, मैं ठीक नहीं करता, तो हमारे बीच डिस्प्यूट पैदा हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, जो मैंने ऑफ़र किया था कि मेरे को एलईडी चाहिए, उसने एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक है मैं दे दूंगा। हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना, और बाद में हुआ क्या, उस शॉपकीपर ने मना कर दिया वो एलईडी वापस लेने से। मतलब कि क्या हुआ, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको फोर्स में लाना चाहूँगा कि जैसा इसने कहा था वैसा ही करे, अब इसको ठीक करे, अब इसने कहा था ठीक करने को, अब ये ठीक करे। तो मेरे दोस्तों, उसको ठीक करना पड़ेगा। और ऐसे मैटर से क्या डील करता है, सेल ऑफ गुड्स डील करता है, सेल ऑफ गुड्स के प्रोविज़न डील करते हैं। तो पहले क्या था, 1930 से पहले क्या था, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, इसके सेक्शन 76 से लेकर 123 जो थे, वो सेल ऑफ गुड्स के प्रोविज़न से डील करते थे। जब मूवेबल गुड्स की सेल की जाती है तो ये सेल ऑफ गुड्स के अंडर आता है, यही प्रोविज़न डील करेंगे। लेकिन 1930 में क्या हुआ कि ये प्रोविज़न यहाँ से हटा दिए गए, रिपील कर दिए गए। अब प्रेजेंट टाइम में सेक्शन 76 से लेकर 123 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं है, और इसे निकाल कर ख़त्म कर एक नया एक्ट बना दिया गया जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये नाम है। ये नया एक्ट बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इतना ही नहीं हुआ, उसी के 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद के क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप एक्ट था, पार्टनरशिप जो एक्ट था, जो पार्टनरशिप के प्रोविज़न थे, सेक्शन 239 से लेकर 266 तक, मैंने क्या बताया, जब एक्ट पास हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी बड़ा था, काफ़ी टाइम तक काफ़ी बड़ा रहा, काफ़ी वास्ट रहा। 1930 में क्या हुआ, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविज़न थे वो निकाल दिए गए और नया एक्ट बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अलग से। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको ये प्रोविज़न देखने को नहीं मिलेंगे कहीं भी, ये प्रोविज़न कहीं नहीं है, वहाँ खाली पड़ा हुआ है।
और बाद में 1932 में क्या हुआ, अब मैं 1932 की बात कर रहा हूँ। 1932 में क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप के प्रोविज़न थे, दैट इज सेक्शन 239 से लेकर 266 तक के जो प्रोविज़न थे, इनको भी ख़त्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। और इनको ख़त्म कर ये ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। एक नया एक्ट बना दिया गया, इनको ख़त्म करके एक नया एक्ट बना दिया गया जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब क्या हुआ, अब आप देखो प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें क्या सिचुएशन है। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो केवल सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 76 इंक्लूड करता है, साथ में सेक्शन 124 से लेकर 238 इंक्लूड करता है। जो सेक्शन 76 से लेकर 123 थे वो रिपील कर दिए गए 1930 में और नया एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया। और जो सेक्शन 239 से लेकर 266 थे पार्टनरशिप से डील करते थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया और नया एक्ट बना दिया गया जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब क्या हुआ है, अब केवल ये और ये दो चीज़ें ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बची हैं। और मेरे दोस्तों, जो LLB कर रहे हैं, जो BA LLB कर रहे हैं, तो कई यूनिवर्सिटी में तो क्या होता है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविज़न को एक ही सेमेस्टर में दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नाम से, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पेपर है और आपको ये और ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि ये वाला जो है वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। मैं आपको अलग से बताता हूँ, आप वेट करो, मैं दोबारा से इसे रफ करके दोबारा से आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया थोड़ी सी बैकग्राउंड कि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी वास्ट था, काफ़ी वाइड था, काफ़ी बड़ा था और अब ये थोड़ा कम हो गया है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं पार्ट 1 की बात करूं तो इसमें सेक्शन 1 से लेकर 75 इंक्लूडेड हैं। पार्ट 1 इंक्लूड्स सेक्शन 1 to 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्ट 2 इंक्लूड्स सेक्शन 76 नहीं, सेक्शन 124 to 238, सेक्शन 124 to 238। हाँ जी स्टूडेंट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि नाउ वी कैन डिवाइडेड दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 डील्स विद सेक्शन 1 to 75, पार्ट 1 इंक्लूड्स सेक्शन 1 to 75 एंड पार्ट 2 इंक्लूड्स सेक्शन 124 to 238। अब देखो बीच के कौन से सेक्शन मिस हो गए, 76 से लेकर 123, जो कि मैं आपको पहले बता पाया कि वो सेल ऑफ गुड्स से डील करते थे। इनको 1930 में रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और 1930 में नया एक्ट बना दिया गया, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब ये अलग से एक्ट बना हुआ है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये इंक्लूड नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो मेरे दोस्तों, जो सेक्शन 1 से लेकर 75 हैं या पार्ट 1 है, ये जो है वो ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। ये जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। सेक्शन 1 to 75 है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। एंड सेक्शन जो पार्ट 2 है जिसमें सेक्शन 124 से 238 आते हैं, ये स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं, डील विद स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन
124 to 238 deals with special kinds of contract. Deal with some special kinds of कॉन्ट्रैक्ट। ये सिंपल सा है, आपको समझ आ ही गया होगा कि जो सेक्शन 1 से 75 है ये पार्ट 1 में दिया गया है, और पार्ट 1 जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, और जो पार्ट 2 है जिसमें कि सेक्शन 124 से 238 हैं वो सम स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। ये बात आपको समझ आ ही गई होगी। मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेक्शन 1 से लेकर 75 का थोड़ा जनरल सा आइडिया दूंगा, और साथ में सेक्शन 124 से 238 का भी जनरल आइडिया दूंगा। अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की, जो पार्ट 1 में जो सेक्शन 1 से लेकर 75 है ना, तो क्या लिखा हुआ है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो प्रोविज़न है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि जनरली हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। ये जो प्रोविज़न है, आप चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट तो लाखों किस्म के हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देखता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आप अपनी कार का इंश्योरेंस करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो, वो आपको बोल रहे हैं हम आपको गाड़ी को इंश्योर करेंगे, इंश्योरेंस देंगे, कल को कोई दिक्कत आ गई हम पैसा खर्चेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप जब 4-5 लड़के या 4-5 लोग मिलकर कोई पार्टनरशिप बना दें जिसमें वो बोलें हम इतना पैसा लगाएंगे, इतना प्रॉफिट लेंगे, तो वो भी एक किस्म से कॉन्ट्रैक्ट ही है। या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, आपका घर है उसको आपने सेल करना है, आपने बोल दिया मैं 25 लाख में सेल करूंगा, और कोई व्यक्ति आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि मैं 25 लाख में ले लूँगा, तो ये भी एक किस्म से कॉन्ट्रैक्ट ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप अपनी बाइक को सेल करना चाहते हो, सेकंड हैंड बाइक है या कार है आपके पास, आप उसको सेल करना चाहते हो, आपने बोला मैं अपनी बाइक 20,000 में सेल करूंगा, और कोई व्यक्ति आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं 20,000 में लूँगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो लाखों किस्म के हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इन प्रोविज़न को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसमें क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आएगा आपको। ये आएगा कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन पार्टीज कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या एक पागल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। मैं मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। मैं मेजर होना चाहिए, मैं साउंड माइंड का होना चाहिए। मुझे जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे कंसीडरेशन चाहिए, मुझे कंसीडरेशन, दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन भी चाहिए। इसमें इसेंशियल कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं वो पता चलेंगी। तीसरी बात, क्या हम किसी इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई व्यक्ति बोले कि आप ए को मार दो, आप ए का मर्डर कर दो, जान से मार दो किसी ए को, मैं आपको 1 करोड़ रुपीज़ दूंगा। मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि आप किसी ए को मार दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। उसने ऑफ़र किया मुझे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप किसी ए को मार दो, कोई ए है उसको जान से मार दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और मैंने मार भी दिया। क्या ऐसे इलीगल काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे या नहीं होंगे? वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें बताया गया है कि इलीगल काम के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होंगे। तो दोस्तों जो ये प्रोविज़न है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, वो हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होंगे। हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से मेरा मतलब है जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस। और जो ये प्रोविज़न है पार्ट 2 के, जो ये पार्ट 2 के प्रोविज़न है जो सेक्शन 124 से लेकर 238 तक दिए गए हैं,
यहाँ पे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया हुआ है, और ये जो प्रोविज़न है उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में जो वहाँ दिए हुए हैं एप्लीकेबल होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सेक्शन 124 और 125 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है बाद में कभी डिस्कस करेंगे। दूसरा सेक्शन 126 टू 147 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी कौन सी है? वही बैंक वाली गारंटी, जब कोई व्यक्ति गारंटी देता है कि इसको लोन दे दो, अगर ये लोन नहीं देगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं पैसा आपको दूंगा बैंक वालों को, तो वो वाले जो प्रोविज़न है वो इसमें डील किए गए हैं। सेक्शन 148 से लेकर 171 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से डील करता है। सेक्शन 172 से 181 डील करता है प्लेज से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से। सेक्शन 182 से 238 जो है वो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से। मैंने आपको बता दिया 124 टू 125 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से डील करता है। 126 से 147 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से डील करता है। 148 से 171 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से डील करता है, और 172 से लेकर 181 तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से डील करता है, और 182 के बाद 238 तक जो सेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से डील करते हैं। मेरे दोस्तों मैं इनमें डीप नहीं जाऊंगा, मैं कभी बताऊंगा जब इनको मैं पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, पर अब मैं नहीं बताऊंगा आपको ये। तो ये जो पार्ट 2 है ये इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे और कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, या पार्टनरशिप का, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कर रहा है, तो इन प्रोविज़न को कोई नहीं देखेगा। पर इन प्रोविज़न को जो 1 से लेकर 75 दिए गए हैं इनको सभी के सभी देखेंगे, इन्हीं को फॉलो करके ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी वैलिड होगा, वरना वो वैलिड ही नहीं होगा मेरे दोस्तों। अब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बैकग्राउंड, आज का स्टेटस क्या है, पहले क्या था, कितने सेक्शन अब हैं, पहले कितने थे, कैसे कैसे क्या हुआ बीच में मैंने आपको बता दिया। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके लिए एक बात बहुत फेमस है, आप भी उसको नोट कर लो, याद रखना कि एक जो बात है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बहुत फेमस है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट इन एग्जॉस्टिव नेचर। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट ऑफ एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इन नेचर। इसका नेचर एग्जॉस्टिव नहीं है, इसका नेचर एग्जॉस्टिव नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर, ये एग्जॉस्टिव नेचर का क्यों नहीं है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या और भी बहुत सारे लॉ हैं, लॉ की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लॉ हैं, कई लॉ एग्जॉस्टिव नेचर के होते हैं, कई लॉ एग्जॉस्टिव नेचर के नहीं होते। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। क्यों नहीं है अब बताता हूँ मैं आपको। देखो मेरे दोस्तों, वैसे तो इसका नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रख दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविज़न दिए हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। इसका नाम सुनकर लग रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे यही एक्ट डील करेगा, पर मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं करता। हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि जो सेक्शन 1 से लेकर 76 के जनरल प्रोविज़न है वो तो हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो बाकी होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील नहीं करता, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो प्रोविज़न दिए ही नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की, फॉर एग्जांपल कोई ए है, वो
किसी बी को ऑफर करता है, किसी बी को ऑफर करता है कि उसकी कार 3 लाख में ले ले, उसकी कार 3 लाख में परचेज कर ले। जो बी है वो ए को बोलता है नहीं नहीं 3 लाख बहुत ज़्यादा है, मैं 2.5 लाख दे सकता हूँ। ये बोलता है कि मैं 2.5 लाख 2.5 लाख रुपीज़ आपको दे सकता हूँ। पहले इसने ऑफ़र किया था कि मेरी कार 3 लाख में ले ले, बाद में क्या हुआ, बी ने उल्टा ऑफ़र कर दिया, उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं मैं 3 लाख नहीं दे सकता, और नया ऑफ़र कर दिया कि अगर तूने देनी है तो मैं 2.5 लाख में खरीद सकता हूँ। अब इसने ऑफ़र किया 2.5 लाख वाला और इसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं आपकी ठीक है मैं अपनी कार 2.5 लाख में आपको दे दूँगा। अब देखो ये एक गुड्स है, कार एक गुड्स है, उसको सेल करने की बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोविज़न है जो सेल ऑफ गुड्स है उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है। देखो अब आप एक बात सोचो, एक सोचने वाली बात है, ऐसा तो है नहीं कि जो ए ने बी को ऑफ़र किया कि मेरी कार तू ले ले, बी ने मना कर दिया, फिर बी ने ऑफ़र दोबारा से कर दिया कि मैं लूँगा पर 2.5 लाख में लूँगा, और ए ने एक्सेप्ट कर लिया। इनके पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट सा बन रहा है, एक एग्रीमेंट सा बन रहा है, हमें दिख रहा है बनता हुआ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब हम इसे कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाल देंगे, जो हमने केस करना हो कोर्ट में जाके अपना कल को मान लो कोई ब्रीच कर दे, ये मुकर जाए कार सेल करने से या ये खरीदने से मुकर जाए, अपने द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दे, तो मेरे दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहीं भी केस डाल देंगे, हमें कुछ प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो काफ़ी बड़ा है, उसके कौन से प्रोविज़न फॉलो करेंगे, जो जनरल प्रिंसिपल थे 1 से 76 वो तो फॉलो करके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि ये दोनों मेजर थे, दोनों साउंड माइंड थे, जो कंसेंट ली गई थी एक दूसरे की वो फ्री कंसेंट थी। ऐसा नहीं था कि इसने कोई धोखा दिया हो या उसने कोई धोखा दिया हो या मिस रिप्रेजेंटेशन की हो, क्योंकि अगर कंसेंट धोखे से ली गई हो, फ्रॉड से ली गई हो या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई हो तो वो कंसेंट वैलिड नहीं होती। या फिर मान लो ए इसको बोलता है कि मेरी कार खरीद ले 3 लाख में, ये बोलता है 2.5 लाख में खरीदूंगा, ए मना कर देता है मैं नहीं दूंगा, और बी क्या करता है गन निकालता है और डरा के तू देगा 2.5 लाख में, ये बता मैं तेरे को शूट कर दूंगा, डरा धमका के कंसेंट ले ली, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही नहीं होंगे। पर वो तो हो गया कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद जो सेक्शन 1 से लेकर 75 जो है वहाँ प्रोविज़न दिए हुए हैं उनको फॉलो करके, पर कल को ब्रीच हो जाए मान लो तो कौन से प्रोविज़न फॉलो किए जाएंगे, कहाँ देखेंगे हम, तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को देखेंगे। 1930 से पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, उसके अंदर ही प्रोविज़न थे, कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग से बन गया 1930 तो हम उसके प्रोविज़न को फॉलो करेंगे। वैसे ही अगर मान लो 4 दोस्त या 4 कोई लोग हैं वो पार्टनरशिप बनाने की बात करते हैं, तो अगर उनकी पार्टनरशिप की बात की जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी पार्टनरशिप के बारे में दिया था, पहले दिया था, तो 1932 में अलग से एक्ट बन गया, तो वो कौन सा एक्ट बन गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब उसके प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ेगा, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न को कहाँ फॉलो कर रहे हैं, जो जनरल प्रोविज़न को तो फॉलो कर रहे हैं वो अलग बात है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए फॉलो किए जा रहे हैं, पर बाद में कोई डिस्प्यूट हो, क्या प्रोसीजर रहेगा पार्टनरशिप में एंटर करने का, पार्टनरशिप को कैसे रजिस्टर करना है या नहीं करना है, वो सब कुछ हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बता रहा है और हमें उसको फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नहीं बता रहा। वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट इट इज़ नॉट ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर, इट डज नॉट डील विद ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, उससे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप उसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील करता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रहे हो, घर की इंश्योरेंस करवा रहे हो, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो उसके लिए इंश्योरेंस लॉ बना हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई इंश्योरेंस के बारे में नहीं दिया हुआ, तो अलग से लॉ बना हुआ है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कुछ भी तरीके से, तो मेरे दोस्तों आप कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहे कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रोविज़न को फॉलो करके काम करोगे। कल को कुछ होता है तो आप उसको प्रोविज़न को फॉलो करोगे। अगर मान लो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है,
आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो घर है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको किसी को देना चाहते हो तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है उसके अनुसार, और एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है, आई थिंक 1930, मेरे को प्रॉपर सन याद नहीं आ रहा, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी है इंडिया का। तो उनके अनुसार क्या है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, अगर आप किसी को 100 रुपीज़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, दे रहे हो, चाहे सेल करो कुछ भी करो, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करवाते हो तो वो वैलिड नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। अब ये बात जो है कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो नहीं बोली हुई, मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब यही है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट इन एग्जॉस्टिव नेचर बिकॉज इट डज नॉट डील विद ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो हज़ारों किस्म के हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, फिर इंश्योरेंस को लेकर हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स चेक चुक जो हो गए, बैंक से जो काम होता है चेक वगैरह का, तो उसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का अलग से बना हुआ है, कोई इसको नहीं फॉलो किया जा रहा, जनरल प्रोविजन नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, पर इसके अंदर वो चीज़ें नहीं दी हुई हैं। आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए बोला जाता है कि दिस एक्ट इज़ नॉट ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर, क्योंकि ये सब कुछ कवर नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत किस्म के हैं, ये कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को कवर करता है, जैसे मैंने आपको बताया जो कि सेक्शन 124 से लेकर 238 तक दिए गए हैं। स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को ही कवर करता है जो उसके अंदर दिए हुए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडाइनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। टोटल 5-6 कॉन्ट्रैक्ट हैं ये, इसके अलावा किसी से डील नहीं करता। उनके बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे वो है क्या नहीं, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंट्रोडक्शन की, कि इट इज़ नॉट ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर बिकॉज इट डज नॉट डील विद द ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हर ब्रांच से डील नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर। मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। थैंक यू मेरे दोस्तों।